आपको हिला देंगे। चलिए, चैलेंज एक्सेप्टेड। क्या अपनी है? मैं हमेशा बोलता हूँ, जाके मैं जाने लगा तो जसप्रीत सर आए, जसप्रीत सर की क्लास चल रही थी, जसप्रीत सर की क्लास खत्म हुई और बात समझ आई क्या? पहले बेटा बात समझ आई, दैट इज परमानेंट इन नेचर। अब वो कल को गुरु पूर्णिमा वाले दिन उसका आया था, थैंक यू सर फॉर गुरु पूर्णिमा एंड बिलीव मी ट्रस्ट मी द लेवल व्हिच यू आर टीचिंग नो वन इज एबल टू इवन गो नियर टू दैट। उसके आसपास भी कोई नहीं भटक रहा है, सब दूर ही भटक रहे हैं अपनी दुनिया में, उसके आसपास तक कोई टच नहीं कर रहा है। तो मतलब वो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है ना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आएगा, अब आपको समझ में आएगा ये बात कितना बड़ा मेरे लिए फैक्टर है। पहले बेटा बात समझ में आई, मतलब ये बात कितना बड़ा फैक्टर है ये अब आपको समझ में आएगी, है ना। तो मेरे भी मेंटोर रहे हैं नो डाउट, जसप्रीत सर को मैं अपना वन ऑफ द मेंटोर मानता हूं, क्योंकि सबके करेक्ट होंगे बेटा, अगर इसमें भी गलती करिए तो जाओ ऐसी की तैसी तुम्हारी, है ना, नालायक। अब इसमें कौन गलती करता है, ठीक है ना। चलो अब बेटा जिनका फर्क आ रहा है उन्होंने क्या करा होगा, उन्होंने बेटा ये यहां पर गड़बड़ करा होगा, उन्होंने ये पीवी फैक्टर में गड़बड़ कर दिया होगा, जिस वजह से ये थोड़ा बहुत उनका ऊपर नीचे गड़बड़ आ रहा है। चलिए फिलहाल हमारा ये वाला कार्यक्रम भी खत्म हो गया। सर अब मैं ना आपके साथ कुछ धमाकेदार पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। करें बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में सेल्स प्रमोशन में क्या बताऊं दोस्त, सेल्स प्रमोशन करते हैं जो एग्जामिनर ने दिए था मिली थी पहले साल 10,000, दूसरे साल इतना काम खत्म, इसमें दिमाग लगाना है, इसमें दिमाग लगाना है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना था, है ना। चलो आइए दोस्तों, अब पहले हम क्वेश्चन कर लेंगे। चलो पहले क्वेश्चन ही करते हैं, मैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, पहले हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं फिर कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी आएंगी। तो पहले हम सिर्फ क्वेश्चन की बातें करते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन एक और धमाका है जो अब आपका दिमाग खराब करेगा। करें बेटा स्टार्ट। चलिए हियर वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़ेंगे, दो स्लाइड्स का क्वेश्चन है, तो कृपया करके हम इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए हियर वी स्टार्ट। पढ़ते बेटा साथ साथ। कंपनी इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट विद अ प्रोजेक्ट लाइफ ऑफ 8 years. Initial equipment cost will be 3.5 crore. Additional equipment 25 lakh purchased at the end of the third year from the cash inflow of this year. At the end of 8 years, original equipment will have no resale value, but additional equipment sold for 2.5 lakh. Working capital of 40 lakh will be needed, and it will be released at the end of 8 years. Project will be financed with sufficient amount of equity. Sales volumes over 8 years have been estimated as follows. Year 1, 2, 3, 4 and 5, 6 to 8. पहले बच्चों मुझे इसका मतलब बताओ और इसका मतलब बताओ। 4 and 5 के दो मतलब बनते हैं। पहला मतलब 4th ईयर और 5th ईयर दोनों में 2,70,000 2,70,000। दूसरा मतलब 4 and 5 का टोटल 2,70,000। स्टेटमेंट नंबर 1 और 2, 1 और 2। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज बेटा स्टेटमेंट नंबर 1। 2 वाले बच्चों गलत हो, कल भी मैंने ऐसा काम करा था बेटा, आपको याद हो कल भी हमने 3 to 5 लिख दिया था। 3 to 5 का मतलब है 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर तीनों में सेम होगा। क्या पहले बात समझ आ गई मेरे दोस्त? बोलो जी बोलो, एवरीवन क्लियर? तो बेटा 4 and 5 का मतलब 4th ईयर 5th ईयर दोनों सेम, 6 to 8 का मतलब 6th ईयर 7th ईयर 8th ईयर बेटा दोनों सेम। क्या पहले बेटा ये वाली दोनों बातें समझ में आ गई है आपको? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको पहले कल का एक पॉइंट रह गया था वो सिखा देता हूं, वरना फिर यहां अटकोगे। कल का बेटा एक पॉइंट बच गया था वो मैं पहले समझा देता हूं, ठीक है बेटा। आइए जरा समझते हैं बेटा कल का पॉइंट। कल हमें ईयर 3 to 5 का पीवीएएफ निकालना था, तो कल कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो मैं अब उन बच्चों को बताता हूं। तो बेटा मैं यहां पर सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 पर आता हूं। बेटा अब आप मेरे साथ साथ सारे स्टेप्स करेंगे। पहले तो मैं आप बच्चों को बता दूं, आपके कैलकुलेटर में बेटा मेमोरी फीचर होता है। मेमोरी फीचर में आपके पास 3 बटन होते हैं। एक होता है बच्चों M प्लस, M माइनस और MRC। M प्लस का मतलब होता है एडिशन, M माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, और MRC के बेटा दो मतलब होते हैं। MRC के दो मतलब क्या होते हैं? जब आप इसे सिंगल प्रेस करोगे तो इसका मतलब होता है MR, मतलब मेमोरी रिकॉल। जब आप इसे डबल प्रेस करोगे तो आपके पास मतलब होता है MC। हाँ गाली वाली मत सोच लेना बेटा, इसका मतलब होता है मेमोरी क्लियर, इसका मतलब होता है बेटा मेमोरी क्लियर। तो अब आपके दो प्रकार के कैलकुलेटर होते हैं। एक ऐसा कैलकुलेटर जिसको मैं बोलता हूं बेटा गजनी मोड कैलकुलेटर। ये गजनी मोड कैलकुलेटर मतलब बेटा ये क्या करता है, जैसे ही आप ऑन का बटन अपना बीपी कम करते हो, जैसे ही आप अपना बीपी कम करते हो बेटा, ऑन का बटन दबाते हो, ग्रीन कलर का पिंक कलर का जिसके में जो भी होता है बेटा, जैसे ही आप ऑन का बटन दबाते हो आपका कैलकुलेटर कहता है सब भूल जाओ, गजनी खत्म, एक ही बार में खत्म। जबकि कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं नलायक कैटेगरी कैलकुलेटर, बेटा ये कहते हैं हम ठीक है हम ना सुनने वाले, तो बेटा उनके कैलकुलेटर में सब कुछ गजनी मोड नहीं होता। तो अब देखिए आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके कैलकुलेटर में स्क्रीन पर M दिख रहा होगा, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, जिनकी स्क्रीन पर कभी ना कभी M दिख रहा होगा। अगर किसी की स्क्रीन पर M दिख रहा है इसका मतलब उनके कैलकुलेटर बेटा थोड़े इंटेलिजेंट कैटेगरी के हैं। बेटा उनको 2 बार MRC का बटन दबाना है, जैसे ही वो 2 बार MRC का बटन दबाएंगे इसका मतलब MC क्लियर, मतलब मेमोरी क्लियर। अब आप देखोगे आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ जाएगा और M गायब हो जाएगा। उस नंबर का मतलब है कि अब आपकी मेमोरी में ये वाला कैलकुलेटर के दिमाग में था, ये कैलकुलेटर के दिमाग में था और वो इसे भूल गया, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, जो आसान ऑप्शन है पहले मैं वो बता रहा हूं। पहला ऑप्शन इज, अगर मान लो हमें पीवीएफ चाहिए था लेट्स सपोज 10% वाले, तो बेटा हम क्या करेंगे 1.10 डिवाइड इक्वल टू, बेटा ये फर्स्ट ईयर का आ गया, ये फर्स्ट ईयर का आ गया, फिर इक्वल टू दबाएंगे ये सेकंड ईयर का, ये फर्स्ट ईयर ये सेकंड ईयर। अब मुझे तो 3 से 5 तक का चाहिए तो मैं दबाऊंगा इक्वल टू, ये बेटा मेरे पास थर्ड ईयर का आ गया। अब जैसे ये थर्ड ईयर का आ गया मुझे तो इसको टोटल भी करवाना है, तो मैं यहां पर M प्लस का एक्स्ट्रा बटन दबा दूंगा। मैं कैलकुलेटर को बोलूंगा भाई इसको जोड़ ले, बाद में तेरे से पूछूंगा। फिर एक बार इक्वल टू दबाऊंगा, यानी कि ये फोर्थ ईयर का आ गया, इसका भी टोटल करना है, मैं M प्लस दबा दूंगा। फिर मैं एक बार और इक्वल टू दबाऊंगा तो ये बेटा मेरे पास फिफ्थ ईयर का आ गया, मुझे इसका भी टोटल करना है। अब ये करने के बाद मैं MRC का बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैं ये दबाऊंगा तो मेरा कैलकुलेटर बेटा इन तीनों का टोटल मुझे बता देगा, व्हिच यू आर सेइंग 2.055। पहला ऑप्शन बेटा समझ में आ गया? आर यू क्लियर विद द फर्स्ट ऑप्शन बेटा MRC ये कैसे निकाला हमने? कल जिन बच्चों को दिक्कत थी मैंने उनके लिए बता दिया। अब यहीं पर हमारा एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2।
ऑप्शन नंबर 2 स्टेट्स, आप बेटा पहले क्या निकालो, पीवीएफ निकालो अप टू 5 इयर्स तक, माइनस कर दो पीवीएफ अप टू 2 इयर्स तक। तो जब आप ये करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा पीवीएफ 3 to 5 इयर्स का। ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, जबरदस्ती टाइम खाएगा, तो मैं प्रेफर करूंगा आप ये वाला करें। आई होप दोस्तों बेटा आपको समझ में आ गया। बोलो जी, एवरीवन क्लियर अप टू दिस लेवल? तो पहले ये स्टेप समझ में आ गया आपको। चलो अब हम चलते हैं वापस। सर ये क्यों बताया? क्योंकि बेटा आपको दिख रहा है यहाँ भी ये इस्तेमाल होगा, यहाँ भी ये इस्तेमाल होगा, 4 to 5 दे रखा है, 6 to 8 दे रखा है, तो इस टॉपिक में भी इसका इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई मैंने आपको पहले एक बार याद दिला दिया। ओके चलिए बेटा आगे चलते हैं। हाँ भी लिखवाऊंगा बेटा, लिखवाऊंगा। सेल प्राइस ऑफ 240 इज एक्सपेक्टेड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस अमाउंट टू 60%, फिक्स्ड कैश कॉस्ट अमाउंट टू इतना। बेटा फिक्स्ड कैश कॉस्ट मतलब डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है। अब ध्यान से पढ़ना, लॉस ऑफ एनी ईयर विल बी सेट ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ सब्सीक्वेंट 2 इयर्स। सर ये तो कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड वाला लॉस आ गया बेटा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट आ गया। कह रहे भाई सुनो, अब सेम साल में कुछ नहीं होगा, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले 2 इयर्स तक, जिसमें वो सेट ऑफ हो सकता है। क्या पहले बात समझ आई? तो एग्जामिनर अब टैक्स को घुसाया जा रहा है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। कंपनी सब्जेक्ट टू 30% टैक्स रेट, कंसीडर 12% एप्रोप्रिएट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब ये हमारे पास बेटा क्या निकल गया, ये हमारे पास पीवी फैक्टर वाला रेट आ गया। कंपनीज फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड रिक्वायर्ड, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एडवाइज द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन पीवी फैक्टर इतना। शुरू करें बच्चा? तो चलिए देखो दोस्तों, हमें मैटर तो क्लियर है। हमें सबसे पहले आप बच्चों के लिए एनपीवी तैयार करनी है, तो मैं अब यहां पर एनपीवी यहां पर निकालता हूं। अब अगर हम एनपीवी का परफॉर्मा बनाएं तो सबसे पहले इट्स अ पर्टिकुलर्स, फिर हमारे पास आ जाएगा बेटा टाइम, फिर हमारे पास आता है अमाउंट, फिर हमारे पास आ जाएगा बेटा पीवी फैक्टर, और लास्ट में आ जाएगा बेटा पी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा बताइए आपके पास खर्चा किस चीज का हुआ है? सबसे पहले बेटा खर्चा किस चीज का हुआ है? सबसे पहले बेटा 3.5 करोड़ का इक्विपमेंट खरीदना है। 3.5 करोड़ का इक्विपमेंट है, वो कब खरीदा जाएगा? वो खरीदा जाएगा आज। अगर वो इक्विपमेंट आज खरीदा जाएगा तो सबसे पहले हम बोलते हैं वी हैव कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। बताइए बेटा कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हमारा दोस्त? हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कितना? 3.5 करोड़। तो टाइम 0 पर बेटा लैक्स में लिख दूं, 350 लाख लिख देते हैं, और इसका पीवी फैक्टर भी 1, 350 लाख, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 25 लाख रुपए का और खर्चा। देखो बेटा देखो, 25 लाख का एडिशनल इक्विपमेंट। ये कब? सर एट द एंड ऑफ ईयर 3। बहुत बढ़िया, मैंने आपको बताया था आपको हमेशा एंड वाला पार्ट लेना है, तो यहां पर वी हैव एडिशनल इक्विपमेंट। तो अगर मैं एडिशनल इक्विपमेंट की बात करूं तो बेटा एंड ऑफ ईयर 3 22,50,000 नहीं, कितना था? 25 लाख, सॉरी, ये हो जाएगा बेटा 25 लाख। इसका पीवी फैक्टर क्वेश्चन में मैंने 0.712 मल्टीप्लाई करके बेटा कितना आता है? 17,80,000। बहुत बढ़िया, शाबाश। और बताइए बेटा और क्या खर्चा हो रहा है? और बताइए बेटा खर्चा। स्पर्श कह रहा है बस, बेटा बस तो यहां पर है नहीं। वर्किंग कैपिटल, बहुत बढ़िया। वर्किंग कैपिटल लग रही है 40 लाख रुपए की। बताइए बेटा कब कब लग रही है 40 लाख रुपए की? बताओ जल्दी से बताओ, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से लल्लू लाल। वेरी गुड। कुछ बच्चे जाल में फंस गए, कुछ बच्चे बेटा जाल में फंस गए। अबे नलायकों, अंग्रेजी पढ़नी थी। वर्किंग कैपिटल ऑफ 40 लाख विल बी नीडेड एंड रिलीज एट द एंड ऑफ 8 ईयर। भाई ये तो कह रहा है पैसे वापस मिलेंगे। तो जो बच्चे कह रहे हैं ना 8 साल, तो बेटा पहले बात समझ आई, ये तो रियलाइजेशन की बातें कर रहा है कि लास्ट में ये वापस भी मिल जाएगा। तो सर बताया नहीं कब लगेगा, तो कब लगेगा? आज लगेगा। सर इसमें क्या दिमाग लगाना है? कैसा लग रहा है आपको? समझ में आ गया बेटा? पहले मैं इन सबका टोटल कर दूंगा तो मेरे पास बेटा आ जाएगा पीवीसीओ, ये हो गया ए। क्या पहले बच्चा बात समझ में आ गई यहां तक की एवरीवन? चलो अब इनफ्लोज पर चलते हैं। इनफ्लोज में सबसे पहले आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। बेटा बिजनेस करके क्या कमाया? तो बिजनेस करके हमने क्या कमाया बताइए? 8 साल का डेटा है, तो बेटा हम भी ऐसे ही लिख देते, वर्किंग नोट तो बनेगा ईयर 1 2 3 4 एंड 5 6 to 8, ऐसे ही बनेगा। अब आइए इसके लिए हम यहां पर बनाते हैं वर्किंग नोट। तो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 4 एंड 5 6 to 8। आई होप पहले बात समझ आई बच्चों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हर साल में कितने कितने गुड्स बिकेंगे उसकी यूनिट्स हमें बता दिए बेटा। मैं यूनिट्स एक बार कॉपी कर देता हूं क्योंकि बार-बार चाहिए होती है। 72,000, 1,08,000, 2,60,000, 72, 1,08,000, 2,60,000, और उसके बाद बेटा 270, 180। तो यहां पर आ गया 2,70,000, 1,80,000। कोई डाउट बच्चा? एवरीवन क्लियर अप टू दिस लेवल? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ये हमारा यूनिट्स का कार्यक्रम डन हो गया। अब इसके बेस पर हम बेटा सेल्स निकाल लें। सेल्स होगा एट द रेट ऑफ 240। तो अब मैं कैलकुलेटर में लिख देता हूं पहले 240, फिर सबको मल्टीप्लाई करना है। 172.8 लाख, देन 1.08, ये हो जाएगा बेटा 259.2 लाख, देन अगला वाला 624 लाख, अगला वाला 648 लाख, एंड द लास्ट वन 432 लाख। अब इसमें से माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 60%। बेटा क्वेश्चन में बताया था 60% वेरिएबल कॉस्ट है, और फिक्स्ड कॉस्ट है 36 लाख का। साथ साथ बेटा फिक्स्ड कॉस्ट आएगा 36 लाख का। तो पहले तो मैं एफसी लिख देता हूं, आसानी से हो जाएगा ना ये तो। हेमंत बेटा कल भी समझाया था, आज भी समझाया, अब एक बार और समझा रहा हूं, बच्चे ध्यान से सुन ले। बेटा 4 एंड 5 का मतलब है दोनों ईयर्स में सेम, दोनों ईयर्स में सेम चल रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई 2 नहीं करूंगा। दोनों के टाइमिंग अलग अलग है, उस टाइमिंग का इंपैक्ट हम पीवीएफ में लेकर फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा मेरे दोस्त, कल भी समझाया था, आज भी समझा दिया बच्चा। चलिए अब हम बेटा यहां पर 0.6 से करें तो सबसे पहले 103.68 लाख, फिर 259.2,
अच्छा आप कर रहे हो क्या? मैं अपने भरोसे चल रहा था, मैंने कहा आपका कोई भरोसा नहीं होता ना, बीच बीच में आप मुझे धोखा दे देते हो। लास्ट वाला बताओ बच्चों 259.2। चलिए अब पीबीडी बताइए बेटा, पीबीडी हाउ मच इज पीबीडी फाइनली 33.12। नेक्स्ट नेक्स्ट 67 68 213.6 लाख 223.2 लास्ट वन। चलिए अब पीबीडी आ चुका है बेटा, पीबीडी में से क्या माइनस करना पड़ेगा? हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है। सर अब पहले तो डेप्रिसिएशन बेटा इस 350 लाख पर लगेगा। सबसे पहले तो इस 350 लाख पर ये डेप्रिसिएशन की स्क्रैप कितनी है? 350 लाख का स्क्रैप है बेटा 0, और ये 8 इयर्स में अमोर्टाइज होगा बाय डिफॉल्ट एसएलएम मेथड। तो 350 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8, आप बता रहे हो बेटा 43.75 लाख। तो एवरी ईयर दिस वुड बी द सेम वैल्यू बेटा। चलिए ये हमारे पास बेटा निकल गया। फिर इसमें से माइनस होगा मेरे दोस्त एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब जो एडिशनल एसेट्स खरीदा था 25 लाख का, बट ये एसेट्स खरीदा कब? ये एसेट्स खरीदा बेटा थर्ड ईयर के एंड पर, यानी कि ये 5 साल इस्तेमाल होगा। दिस विल बी यूज्ड फॉर 5 इयर्स। इसकी स्क्रैप वैल्यू 2.5 लाख है। तो अगर हम कैलकुलेशन करें 22.5 2.5 और ये 5 साल, तो बेटा जो डेप्रिसिएशन है पहले 3 साल नहीं लगेगा, यहां पर 4.5 लाख, यहां पर 4.5 लाख। आई हो पहले बात समझ में आ गई। सॉरी बेटा 25 लाख होगा, नेट लिख दिया मैंने गलती से। चलिए अब अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो बेटा हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 10.63 लाख माइनस, अगला बच्चों 23.93 लाख 169.85 174 88.5 55। ओके पहले यहां तक की स्टोरी बेटा समझ में आ गई आप सबको? एवरीवन क्लियर अप टू दिस लेवल? बेटा अभी काफी सारी चीजें होनी बाकी है, तो कृपया करके यहां पर ध्यान लगाएंगे बेटा, ध्यान लगाएंगे बच्चों, ठीक है? आ जाओ बच्चों आगे। अब वापस से हम अभी इसको आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि अभी तो टैक्स भी एडजस्ट करना बाकी है। वी हैव नॉट इवन एडजस्टेड द टैक्स। तो मैं यहां पर लिख देता हूं हमारा पीबीटी 10.63 लाख, देन 23.93, देन 169.85 174.95 88.55। अब बच्चों ध्यान से सुनना, नॉर्मली जब हम क्वेश्चन करते थे तो हम यहीं पर टैक्स लगा देते थे, हम यहीं पर टैक्स लगाते थे और आंसर निकालते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। नाउ सबसे पहले अब आपको यहां पर आपका एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का। तो अब आप ये कहोगे कि भाई 10,63,000, बेटा अगर आपको याद हो हमने टैक्स सेविंग का कॉन्सेप्ट जब पढ़ा था तो हमने ये माना था कि अदर प्रॉफिट्स होंगे जिससे ये एडजस्ट होगा, मतलब क्वेश्चन बता रहा है कि अदर नहीं है, जो भी है इसी में से करना। हमने कहा ओके, तो अब हम सबसे पहले बेटा यहां पर लिखेंगे सेट ऑफ लॉस और यहां पर हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड लॉस। तो इस साल कोई सेट ऑफ तो होगा नहीं, सारा का सारा लॉस बेटा कैरी फॉरवर्ड होके अगले साल में चला जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें पहले साल में हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट बेटा 0 हो जाएगा, पहले साल कोई टैक्स देना ही नहीं किसी भी प्रॉफिट पे, इनफैक्ट हमारा तो लॉस है। फिर ये 1063 बेटा अगले साल के प्रॉफिट को कम कर देगा और कैरी फॉरवर्ड बेटा 0 हो गया क्योंकि सारा ही एडजस्ट हो गया। मान लो यहां पर 5 होता तो मैं 5 यहां माइनस करता, बैलेंस 5.63 मैं कैरी फॉरवर्ड करता, वो 5.63 बेटा यहां पर माइनस होता। पहले बात समझ में आती है बेटा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की? तो अब आपके पास कितना बच गया बच्चा, और अगर उसके बाद भी कुछ बचता तो वो 0 हो जाता। तो 13.30 लाख बच गया, बता रहे हो। अब इसके आगे ना तो कोई कैरी फॉरवर्ड बचा ना कोई सेट ऑफ, तो इसके आगे तो बेटा वैल्यूज आपकी सेम आ जाएंगी। क्या पहले दोस्तों बात समझ में आ गई? अब इसके ऊपर अपन टैक्स लगाएंगे एट द रेट ऑफ 30%। तो इसमें बेटा 0, आप बता रहे हो 3.99 लाख, उसके आगे बेटा 50.96 लाख 52.49 26.57। आई एम एक्सपेक्टिंग ये वैल्यूज आपकी आ रही है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे हैं, सर अगर टैक्स अगले वाले में भी होता, लॉस होता तो क्या होता? तो बेटा मुझसे ज्यादा आपने टैक्सेशन में ये वाले क्वेश्चन करे हुए हैं, मुझसे ज्यादा आपने टैक्स वाले सब्जेक्ट में बेटा ये क्वेश्चन करे हुए हैं, तो आपको बेटा पता ही है मुझे ज्यादा बताने की उसमें कोई जरूरत है नहीं। सो इसलिए ना वो हमारे पास है उतना डिटेल में, नाम उसको डिस्कस कर रहे हैं। आप जैसे टैक्स में करते थे बिल्कुल सेम तरीका बेटा यहीं पर होगा, बात खत्म। बस ध्यान ये रखना है टैक्स में आप 8 ईयर्स तक लेकर जाते थे, टैक्स में आप 8 ईयर्स तक करते थे। यहाँ पर जो क्वेश्चन बोलेगा, जैसे क्वेश्चन ने बोला 2 साल तो हमारी लिमिट 2 साल है, बस बात खत्म। ठीक है पहले दोस्तों बात समझ में आई? चलो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अब होती है बच्चों की अगली गलती जो एक बच्चा 2 बार कर चुका है। एक बच्चा मुझे आंसर बता रहा है इनको माइनस करके सर ये आ रहा है, आपको पता है माइनस करके ये आ रहा है, बेटा मैं माइनस करूं ही क्यों? व्हाई आई विल डू माइनस? याद करो बेटा कैश फ्लो कैसे निकलते थे, व्हाट वाज द फंडा बिहाइंड कैश फ्लो? सर कैश फ्लो निकालने के 2 तरीके पड़े थे, या तो पैट प्लस डेप्रिसिएशन या पीबीडी माइनस टैक्स। बेटा एक बात बताओ, क्या ये मेरा पैट आएगा? जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या मेरा पैट आएगा? आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। पैट कब निकलेगा? जब मैं पीबीटी में से टैक्स घटाऊंगा। यहां सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड बीच में घुस गया है, तो बेटा इनको माइनस करके पैट नहीं आने वाला, पहले बात समझ आई? पैट तो निकलेगा पीबीटी माइनस टैक्स करके। भाई मैं इतनी बुद्धि दिमाग क्यों लगाऊं? सर मैं शॉर्टकट लगाता हूं ना, ये मेरे पास मेरा पीबीटी है, ये मेरे पास मेरा टैक्स है, तो बच्चों मैं सीधा कैश फ्लो निकाल लेता हूं, ए माइनस बी, बात खत्म। मैं क्यों फालतू की बुद्धि लगाऊं जबरदस्ती? अब आपको समझ आया दोनों मेथड से क्यों पढ़ाता था मैं आपको? तो दोस्तों 33.12 माइनस 0 दिस बिकम 33.12, 67.68 माइनस 3.99 63.69, 213.6 माइनस 50.96 162.64, 233.2 माइनस 52, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 170.71, 136.8 136.8 माइनस 26.57 110.23 लाख। कैसा लग रहा है?
तो सबसे पहले ये मेरे बेटा कैश फ्लोज निकल गए। अब इन कैश फ्लोज को हम यहां पर सेट करते हैं। सबसे पहला वाला बेटा 33.12, तो यहां पर हो जाएगा 33.12, 63.69, 63.69, 162.64, देन 170.71, देन 110.23। ये हो गया बेटा। अब कई बच्चों का डाउट आ रहा है, सर टैक्स सेविंग कहां गया, वेयर इज टैक्स सेविंग? बेटा टैक्स सेविंग एडजस्ट हो गया। कैसे, आइए जरा समझाते हैं बेटा। सुनो, नॉर्मली हम क्या करते थे, हम इसका 30% लेकर इसी साल में जोड़ लेते थे कि भाई मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा तो ये 30% यहीं पर जोड़ लो, राइट। बट अब की बार हमने टाइमिंग बदल दिया बस। बेटा अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो टैक्स इतने पर लगता, नॉर्मल क्वेश्चन होता तो टैक्स इतने पर लगता, बट हम इतने पर दे रहे हैं, इतने अमाउंट का टैक्स बच गया, तो जो टैक्स सेविंग आता था वो इस टैक्स के साथ एडजस्ट हो गया। तो बेसिकली पहले हम सेम ईयर में लेते थे, अब हमने उसका ईयर बदल दिया बस, और कुछ नहीं करा, और वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अब बेटा समझ में आया डिटेलिंग में? चलिए अब हम यहां पर आते हैं अगले स्टेप पर। सर पहले साल का 0.893, 0.797, 0.893, 797, 712, ये बेटा इसका है, ये इसका है, क्योंकि वो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है इसलिए मैं एरो बना रहा हूं कौन सा किसका आ रहा है। सर उसके बाद 4 एंड 5 का कंबाइन लेना है, 6 to 8 का कंबाइन लेना है, 1.203। अरे बेटा करते हैं ना, 2 मिनट सब्र तो रख, पहले एक तो कंप्लीट कर ले, इनको आगे भागना है बस। अबे जो चल रहा है पहले उसको तो समझ ले दो, मैंने कौन सा कह दिया क्वेश्चन खत्म, ए नालायक, इतनी देर से वर्किंग कैपिटल बेचारे के पीछे पड़े रहेंगे। अबे जो चल रहा है पहले उसको तो समझ लो। लो जी, अब की बार पीवी फैक्टर गिवन है, तो जो गिवन बेटा सीधे सीधे उठा के हमने टोटल कर दिया, 1.203 और 1.363। मल्टीप्लाइंग का बाद में खेल लेना, जो भी आएगा मैं उसको कंप्लीट नहीं कर रहा। अब मैंने आपको बताया था स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द बिगिनिंग। आइए पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, क्या इसका सेल वैल्यू गिवन है? नो, सेल वैल्यू नहीं गिवन, तो किसके बराबर? स्क्रैप के बराबर। अगर स्क्रैप के बराबर स्क्रैप जीरो है तो बेटा मतलब इसका सब कुछ जीरो, और एसएलएम मेथड है, लास्ट में वैल्यू भी जीरो ही बचेगी, तो इसके बदले कोई पैसे नहीं मिलेंगे, छड्डो भाई गोली मारो, जीरो हो गया। एडिशनल इक्विपमेंट, क्या सेल वैल्यू गिवन है? आर वी गिवन विद द सेल वैल्यू? यस। नहीं गिवन लल्लूला, नहीं गिवन। वैल्यू गिवन नहीं है तो स्क्रैप के बराबर। सर स्क्रैप 2.5 लाख है, एसएलएम मेथड है एट द एंड बिक रहा है, एसएलएम मेथड में एट द एंड बुक वैल्यू इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। नाउ हियर स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू सेल वैल्यू, देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस, सारा का सारा नो कैपिटल गेन, तो कैश फ्लो विल बी इक्वल टू सेल वैल्यू। तो सीधा सीधा हम यहां पर लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। ईयर 8 पर आपके पास 2.5 लाख रुपए आ जाएंगे। जिन बच्चों को दिक्कत है वो वर्किंग नोट बना सकते हैं, मैंने पहले भी बोला था। जिनको इस पार्ट में दिक्कत है वो हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट बना लो, सबका आंसर बराबर ही आएगा। और लास्ट का बेटा 0.404। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल, सर वैसे भी बोल दिया था, ना बोलता तब भी अपन लास्ट में इसको रियलाइज करते ही करते। तो नलायको वर्किंग कैपिटल वालों अब शांति पड़ गई बेटा मन को, इतनी देर से दुखी हो रहे थे वर्किंग कैपिटल सर। अबे नलायको, मैं मेरे क्वेश्चन करने का तरीका अलग है, क्योंकि मैं कोई भी आइटम मिस नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आराम आराम से चलता हूं। फाइनली यू कैन कंप्यूट योर एनपीवी, पॉजिटिव आएगा तो एक्सेप्ट, नेगेटिव आएगा तो रिजेक्ट। समझ में आया पहले? अब आपको जीवन थोड़ा और अच्छा लग रहा होगा, है ना? अब थोड़ा और बेटर बेटर, थोड़ा अच्छा अच्छा मन में लग रहा होगा। चलो अभी बताते बेटा कितना अच्छा कितना बुरा, वो तो बाद में पता चलेगा। पहले आप ये कॉपी कर लो बेटा एक बार जल्दी से। नहीं जी बेटा, इससे पहले कुछ नहीं लिखवाया सभी जी। बेटा आपकी मर्जी है शुभम, मेरे को कोई जबरदस्ती थोड़ी बेटा नहीं लिखो, तुम्हारी मर्जी है बेटा, तुम कुछ मत लिखो, मुझे क्या करना है? तुम कुछ मत लिखो बेटा, मेरे को क्या करना है? जो मन करे लिखो, जो नहीं करना है तो बाकी बच्चों को लिखा लो, जिनको नहीं आता वो तो स्पेशली लिखे, जिनको आता है वो चीनी मारे। हो गया बेटा यहाँ तक भाई, इसके लिए मैं थोड़ी टाइम दूंगा यार, कॉपी करने के लिए ना लगे मेरे को कॉपी करने में अजीब से नमूने सारे। इसमें भी देखो इनके बबलू आ रहे हैं, इसमें भी इनके बेटा बबलू आ रहे हैं। करिए बेटा कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी करिए। हे भगवान, तुम बच्चों का बेटा क्या होगा, आगे वाला बच्चा ना आंसर पलट पेज पलटता चला जाएगा और तुम बोलते रहोगे अरे भाई रुक जा, अरे भाई रुक जा, है ना? तुम बेटा भाई बहन करते रह जाओगे, वो आगे वाला पेज पलट के चलता जाएगा। जल्दी करो बेटा कॉपी। हाँ हाँ, तू डांट के तो दिखा बेटा। ईशा बेटा देखो, समय का कुछ नहीं पता होता बेटा, समय का कुछ नहीं पता होता। तुम हमेशा मेरे सब्जेक्ट पे बात लेते हो बेटा, बाकी जीवन में भी तो सब्जेक्ट है ना, बाकी सब्जेक्ट भी तो है ना बेटा, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में थोड़ी स्लो हो तुम तो सब में स्लो। अबे जल्दी कॉपी कर लो तारीफ के नलायकों। बेटा तुम्हारी तारीफ ही तो कर रहा हूँ, अबे तुमको क्या बेइज्जती लगती है नलायक? अबे अमीश, क्या यार तू।
बेटा अब ना तुम नालायक वाली हरकतें कर रहे हो, पता क्या कर रहे हो, अब ना आपस में इनसे मल्टीप्लाई और प्लस माइनस नहीं हो रहा, दो बच्चों ने आंसर निकाला, दोनों के अलग अलग, जा बाहर में, तेरा गलत है मेरा गलत है, पता है नालायक, इनसे प्लस माइनस नहीं हो पा रहा, हालात ऐसे हो गए, बताओ अब ये चाहती है सर इसको प्लस माइनस करके भी लिख के दे, ऐसे कैसे, पेपर हमें थोड़ी देना, पेपर तो सर ने देना, दे देंगे अपने आप सर। नालायक है बेटा ये सबके सब, एक से एक नमूने हमारी क्लास में ना, मतलब चुनिंदा चुनिंदा पत्तियों जैसे बागान से चुनी हुई पत्तियां, पूरे 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 संसार में से चुने हुए बच्चे हमारी क्लास में है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट। अरे बाबा ठीक है कर लेना बाद में कैलकुलेशन, अभी पहले कॉपी कर लो रहा। नहीं जी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेप्रिसिएशन पे फर्क पड़ तो गया बेटा, और कितने फर्क लेगा तू। आज कर लोगे मेरे दोस्त। बेटा एक काम करना, तू 2 घंटे लगा दे बेटा परम क्वेश्चन कॉपी करने में, है ना, लगा दे बेटा, और हम तो के लिए बैठे रहेंगे, हम तो के लिए यहाँ पे आई इसलिए कि परम कॉपी कर रहा है भाई, है ना, परम सबसे पहले कॉपी करेगा। बेटा हो गया। हेलो प्रियंका बेटा एक बार मैसेज पे बात कर लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। हेलो खुशी बेटा 1 सेकंड भी हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं सब बच्चों ने कर लिया है। जय माता दी, आगे बढ़िए। अरे जल्दी करो भाई, इतने सारे बबलू, जीवन में मेरे इतने सारे बबलू। बेटा अदनान, सारे बच्चे ना घर पे बैठ के कॉपी कर रहे हैं, तू बाहर बैठ के कर रहा है तो बेटा हम कह नहीं सकते, बाकी सारे बच्चे हमारे घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो घर पे बैठ के करेंगे और कहां करेंगे, है ना। तूने कॉपी कर लिया तो आगे बढ़ जाओ, तेरे डाउट में नहीं हूं, अब तू देख, अब तेरे डाउट नहीं होने तो मजा आएगा, अब मैं तेरे डाउट नहीं होने तो बाकी बच्चे कहेंगे सर आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तब कितना मजा आएगा ना नालायक। बेटा करने देना कॉपी, दोस्त पढ़ाना मैं नहीं तुम्हें, आगे बढ़ो ऐसे थोड़ी होता नालायक। आज वो देख बेचारा कृष्णकांत वो भी नहीं आया, वरना वो सबसे पहले बोल देता हो गया और डन डन डन, है ना, पता नहीं आया नहीं आया तो। अरे आया, ये तो ना कृष्णकांत, कौन कौन। चलो दोस्तों अब मजा करें, लेट्स डू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आर यू गाइस रेडी? अरे बता दो, लल्लू लाल बोलते नहीं है। यस वी आर रेडी, वेरी गुड। तो बेटा कुर्सी की पेटी आप टाइट से बांध देना, और कुर्सी की पेटी टाइट से बांध लेना, ठीक है, एकदम टाइट से बांध देना भाई। अब अगला क्वेश्चन आपको ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट करके उड़ा देगा, यू विल बी लाइक ये कहां आ गए, हम कौन सी दुनिया में आ गए सर, ये आपने क्या कर डाला आज, ये आपने क्या कर डाला सर आज, ऐसे थोड़ी कोई करता है सर, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कोई ऐसे चीटिंग करता है, चीटिंग करते हैं, हम नहीं खेल रहे आपके साथ। चलिए बेटा सबसे पहले तो इधर आ जाओ, आइए पहले तो इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं, आइए पहले बच्चों बेटा इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं, बाकी बातें तो बाद में करेंगे, है ना। आइए बेटा पहले इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं, पढ़ते हैं जरा थोड़ी अंग्रेजी, पढ़ते हैं जरा थोड़ी अंग्रेजी। देखिए बेटा क्या बोलता है, एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्ट ₹25 लाख will be purchased at the end of the third year from cash inflow of this year। पहले अंग्रेजी पढ़ लो बेटा। यानी कि ये जो पैसा लगेगा ये कहां से लगेगा, कैश इनफ्लो से लगेगा। तो अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, इसको प्रेजेंटेशन में कैसे करना है। सबसे पहली बात ये थर्ड ईयर के कैश फ्लो में से होगा, तो बेटा यहां पर हम इसको पेमेंट की फॉर्म में दिखाएंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि ये कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, हम कह रहे हैं पैसे यहां से आएंगे। पहले बात समझ आई, तो यानी कि अब यहां से हमारे पास निकल कर आएंगे नेट कैश फ्लो 33.12, 63.69, ये बेटा माइनस कर लो, बाकी सब में किसी में कोई फर्क नहीं है, 137.64। सो दैट मींस
ये वाला आइटम बेटा बदल जाएगा, दिस वुड बिकम 137.64। साथ साथ बेटा यहां से ये आइटम उड़ा दोगे क्योंकि वो आइटम यहां एडजस्ट हो गई। सर क्या इससे मेरी कैलकुलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर इज नो, मेरा आंसर विल रिमेन सेम। क्यों? यहां पर भी ये 0.712 से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां भी ये इतने से ही होगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है, बाकी बेटा सब कुछ सेम है। आ भी गए हो सवाल? पहला सवाल आ भी गए हो? क्योंकि एग्जामिनर ने बोला है कि भाई ये वाला पैसा थर्ड ईयर के कैश फ्लो में से होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला है ये वाला पैसा बेटा थर्ड ईयर के कैश फ्लो में से होगा, तो आपको बेटा इसको थर्ड ईयर के कैश फ्लो में से ही एडजस्ट करना है। यू हैव टू एडजस्ट इट फ्रॉम द थर्ड ईयर कैश फ्लो, सो दैट इज द मेन पॉइंट। बाकी इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। बेटा मैंने कैश फ्लो में से माइनस करा है, मैंने कैश फ्लो में से माइनस करा है, मैंने तो बोला ही नहीं ये खर्चा है ना। चलो अब आप इसको कट करके बेटा ठीक कर लो, बाद में इसको मल्टीप्लिकेशन अपने आप कर लेना, फिलहाल ये कटिंग करके बेटा से ठीक करो। हाँ जी बेटा आपको भी ऐसे ही कट करके लिखना है ताकि आपको याद रहे ये पॉइंट है, वरना तो मैं पहले ही बता देता, पहले मैं ठीक करवा देता। मेरा इंटेंशन यही था कि आपको बाद में याद रहे, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से करवाया। बेटा आपने उसका पैसा माइनस कर तो दिया राशि, बच्चे आपने पैसा माइनस कर तो दिया, आपने 162 की जगह 137 कर दिया, तो बेटा ये इसमें से माइनस कर तो दिया। बेटा दो दो बार थोड़ी कैलकुलेट करोगे उसे, करोगे तो बेटा एक ही बार ना। चलिए अब आप जल्दी से बेटा ये कंप्लीट करिए। बेटा हो गया यहां तक, जल्दी से करिए प्लीज। अदनान बेटा तू क्या चाहता है, मैं तेरे को ब्लॉक कर दूं, तू ये चाहता है बेटा? डू यू वांट टू गेट ब्लॉक? बच्चे मेरे को बता दे तू, मैं तो कितने प्यार से तुझसे पूछ रहा हूं, क्या तू ब्लॉक होना चाहता है? बेटा तुम्हें पहले भी समझाया, फिर तुम आपस में लग जाते हो, फिर तुम वो हरकतें करना शुरू कर देते हो बेटा। चलिए कॉपी हो गया बेटा यहां तक। बेटा और किसी चीज पर कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ जी, अगर वो कैश इनफ्लो ना बोलता तो जो पहले करा था वो ठीक था, आंसर भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस प्रेजेंटेशन का फर्क है। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं अब यहां तक बेटा सबने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपके साथ बेटा दो मुद्दों पर पहले चर्चा करूंगा, ठीक है? पहले हम दो पीटीआर बनाएंगे, फिर हम आगे की कहानी आपके साथ लेकर चलेंगे। आर यू रेडी गाइस? चलो तो सबसे पहला हमारा पीटीआर आता है, पीटीआर यहां पर, पीटीआर नंबर 1। नाउ दिस पीटीआर इज रिलेटेड टू योर सब्सिडी। बेटा आप मुझे बताइए, जब आप एसेट्स परचेज करते हैं तो कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट आपको बेटा अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की कुछ सब्सिडीज या इंसेंटिव्स वगैरह दे देती है, राइट? अब ये जो सब्सिडीज या इंसेंटिव्स होते हैं, ग्रांट्स होती हैं, ये कैसे होते हैं आइए थोड़ा समझते हैं। बेटा इसमें दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा नॉर्मल सब्सिडी। अब पहले जरा नॉर्मल सब्सिडी का मतलब क्या थोड़ा समझते हैं। बेटा देखो एक बात तो क्लियर है, जैसे ही सब्सिडी मिलेगी आपके एसेट्स की कॉस्ट कम हो जाएगी। डू यू ऑल एग्री? जैसे ही सब्सिडी मिलेगी आपके एसेट्स की कॉस्ट कम हो जाएगी। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने एसेट्स तो आज खरीदा, हो सकता है सब्सिडी 1 साल बाद 2 साल बाद मिले, भाई टाइमिंग में फर्क हो सकता है ना कई बार। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि देखो भाई सब्सिडी कोई भी केस हो, ये केस क्या भी बताऊंगा आपको, सबसे पहले आप इसे दिखाओगे शो एज नेगेटिव अमाउंट इन पीडीसीओ। पहली बात ये बात समझ में आ गई? आपको इसको एज अ नेगेटिव अमाउंट दिखाओगे अपने बेटा पीडीसीओ में, क्योंकि ये आपके आउटफ्लो को कम कर रहा है। ये पैसा मिल गया, ये पैसा मिल गया, ये पैसा मिल गया, इस वजह से आपकी कॉस्ट कम हो गई, तो पीडीसीओ में माइनस। पहली बात समझ आ गई? बोलो जी। अब थोड़ा डिटेल में सोचते हैं इसके बारे में। आपको मान लो 100 रुपए का एसेट था, उस पे सरकार ने 20 रुपए की सब्सिडी दे दी, तो अब आपकी बुक्स में एसेट्स कितने का? 80 रुपए का। बहुत बढ़िया। बेटा 2 मिनट के लिए मेरे साथ सोचना। मान लो एसेट्स की लाइफ 5 इयर्स थी, तो आप अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे? आप अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन बेटा 16 रुपए का लगाओगे। 80 रुपए की कॉस्ट है, 5 साल में अमाउंट है 16 रुपए। सिंपल, 80 रुपए की कॉस्ट है, 5 साल में अमाउंट है 16 रुपए। अब दूसरी तरफ देखते हैं, अगर सब्सिडी ना मिलती तो कितना डेप्रिसिएशन होता? सब्सिडी ना मिलती तो 20 रुपए होता। तो अब जरा सोचो, सरकार ने मजे ले लिया आपसे। सरकार ने पहले तो 20 रुपए की सब्सिडी दी, उसकी वजह से आपका डेप्रिसिएशन कम हो गया, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, उस प्रॉफिट पर बेटा टैक्स ले लिया। सोचो जरा सोचो, सब्सिडी दी, उस पर प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट उससे डेप्रिसिएशन कम तो प्रॉफिट ज्यादा तो टैक्स चला गया। क्या पहले बेटा बात समझ आई? ये होता है एक नॉर्मल सब्सिडी। ये कौन सा केस हो गया बेटा? एक नॉर्मल सब्सिडी जो आपने अभी मेरे साथ करा। हमने क्या करा? हमने कहा डिडक्ट अमाउंट ऑफ सब्सिडी। आप अपने सब्सिडी का अमाउंट डिडक्ट कर दोगे फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट्स, अपने कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से, व्हाइल कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। क्या पहले दोस्तों बात समझ में आई? तो अगर मान लो टैक्स का रेट 30% है, तो टेक्निकली 20 रुपए में से 30% तो सरकार टैक्स ले लेगी अलग अलग साल में, तो आपको नेट 14 रुपए की सब्सिडी पड़ी। पहले बेटा बात समझ आई? ये कौन सा केस हो गया? एक नॉर्मल सब्सिडी का केस हो गया। अब कई बार हमारे क्वेश्चंस में ऐसा वर्ड आएगा जहां पर एग्जामिनर बोलेगा इट इज अ टैक्स फ्री सब्सिडी। बेटा आपके पास क्या बोल दिया जाएगा? ये कैसी सब्सिडी है? टैक्स फ्री सब्सिडी। अब टैक्स फ्री सब्सिडी का मतलब, सर अब हम कह रहे हैं सर इस पर टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट कह रही है हम इस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। मतलब सर मतलब जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो सब्सिडी माइनस मत करना, आप ओरिजिनल 20 रुपए का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना। पहले बेटा बात समझ आई? पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा आपको 2 मिनट में। पहली बात, कॉस्ट में से तो माइनस होगा, कॉस्ट में से तो माइनस होगा ही होगा, क्योंकि पैसे तो मिले हैं। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन
यू हैव टू टेक इट ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। क्या पहले बात समझ आई? पैसे तो मिले हैं, पैसे तो मिले हैं, तो वो तो माइनस होगा, बट डेप्रिसिएशन ओरिजिनल पर लगेगा। तो यहां पर पॉइंट आएगा, डोंट डिडक्ट अमाउंट ऑफ सब्सिडी फ्रॉम, कहां से, कॉस्ट ऑफ एसेट्स व्हाइल कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। बात समझ में आई है बेटा? यहां पर जबकि उधर वाले में माइनस करोगे, क्योंकि बेटा वहां पर आपका सब्सिडी पे टैक्स भी इंपैक्ट करेगा, तो इसको मैं नॉर्मल या अदर सब्सिडी का नाम दे देता हूं। पहले बात समझ में आ गई? बाय डिफॉल्ट आप हमेशा ये वाला केस मान के चलेंगे, बाय डिफॉल्ट हम हमेशा बेटा ये वाला केस मान के चलेंगे जो नॉर्मली होता है। ये कब मानना है? जब स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बोलेगा तो ये काम करना है, वरना आपको ये काम नहीं करना। आई होप पहले बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पीटीआर पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 2। अब आता है एक और भयंकर पीटीआर। अब आता है बेटा एक और भयंकर वाला पीटीआर। अब ये भयंकर पीटीआर क्या है सुनिए। अब जिन बच्चों ने मेरे से कॉस्टिंग पढ़ी है उनको ये वाला पॉइंट याद होगा, मैंने उनको कॉस्टिंग में भी सिखाया था, बट यहां पर वही पॉइंट थोड़े डिफरेंट तरीके से आएगा। पॉइंट ये बेटा कॉस्टिंग वाला है, बट यहां पर डिफरेंट तरीके से आएगा। जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ी कोई नहीं, आप समझ लो, काम खत्म है ना, आप समझ लो, मैंने तो पूरा ही समझाना है। चलो अब हम चलते हैं अपने कॉस्ट पर। लेट्स कम बैक टू द कॉस्ट, द वर्ड कॉल्ड कॉस्ट। आपको पता है बेटा कॉस्ट के कई सारे रूप है। कई सारे रूप का मतलब द कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड और ब्रेक डाउन ऑन वेरियस बेसिस। जैसे आप पढ़ते हो, आपने पढ़ा बेटा एक वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, फिर आपने एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर एक्सप्लिसिट इंप्लिसिट, ऐसे करके बड़े सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। बेस्ड ऑन आप क्लासिफिकेशन का बेस क्या बना रहे हो। अब हम यहां पर बात करें तो बेटा यहां पर हम कहते हैं कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड अंडर 2 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब हमें कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो उस सिनेरियो में हमारी कॉस्ट के दो अलग अलग क्राइटेरिया हैं। पहला कॉस्ट का कैटेगरी होता है जिसे हम बोलते हैं रेलिवेंट कॉस्ट, और दूसरा होता है इररेलिवेंट कॉस्ट। अब व्हाट इज रेलिवेंट एंड व्हाट इज इररेलिवेंट, ये अब हमें समझना है। आइए जरा समझते हैं। हिमांशी बेटा जल्दी करके नुकसान होता है, पता है आपको, तो जल्दी भाग के कुछ नहीं होगा। फिक्स्ड कॉस्ट पहले यहां पे समझ लो बेटा, यहां पे कॉन्सेप्ट फिक्स्ड कॉस्ट का है नहीं, यहां पे कॉन्सेप्ट की बेटा लगे, इसलिए करो दिमाग लगेगा। चलिए सुनिए, नाउ व्हाट इज रेलिवेंट एंड व्हाट इज इररेलिवेंट, ये कैसे डिसाइड होगा सर कौन सा रेलिवेंट है और कौन सा इररेलिवेंट है, हाउ डू वी डिसाइड इट। तो मैंने कहा चलिए आइए जरा समझते हैं हम इस क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा। सुनिए सुनिए, रेलिवेंट कॉस्ट वो होती है जो आपके डिसीजन की वजह से बदले, एक ऐसी कॉस्ट जो आपके डिसीजन लेने या ना लेने की वजह से जिसमें बदलाव आए। जबकि इररेलिवेंट कॉस्ट होती है जो आपके डिसीजन की वजह से नहीं बदलती। पहले मेरी बात समझ आई भाई? एक ऐसी कॉस्ट होती है जो आपके डिसीजन की वजह से बदलती है, एक ऐसी होगी जो डिसीजन की वजह से नहीं बदलेगी। अब जब मैं ये बात बोलता हूं तो हर बच्चा अपने दिमाग में पिक्चर बना लेता है वीसी और एफसी की, है ना, कि वीसी है जो बदलता है, एफसी है जो नहीं बदलता। बेटा ये ना सबसे गलत आंसर है। एक बार मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया था, एक इंस्टीट्यूट में, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मेरे को 5-6 साल हो गए थे पढ़ाते हुए। तो उन्होंने वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए हर सब्जेक्ट के टीचर्स को बुलाया कि भाई बहुत बड़ा रेप्यूटेड, मतलब प्राइवेट कोचिंग नहीं कुछ और था, तो उन्होंने 3-4 टीचर्स को बुलाया और इंटरव्यू लिया। अब चल पागल एसपीसी को ये है। तो उन्होंने इंटरव्यू में बेटा यही वाली बात पूछी जो मेरे को अब मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने रेलिवेंट इररेलिवेंट के बारे में बात करी, उन्होंने रेलिवेंट इररेलिवेंट के बारे में बात करी, और उन्होंने बेटा यही सब कुछ काम करा। मैं सबको बोल रहा हूं कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है ये लगे मैं बीएसआई एसपीसी। अबे क्या समझते हो, वहां पे भी तो हम जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, वहां पे भी तो हम जैसे लोग पढ़ा रहे हैं, बस उनका बेटा थोड़ा फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम स्ट्रांग है तो बच्चे उनकी बातों में पागल बन जा रहे हैं। अपने का थोड़ा सा कम है तो अपनी बात आपको समझ नहीं आती, बस और कोई फर्क नहीं है। वहां पे 50,000 देके लुट के आओगे, यहाँ पे 10,000 में काम होगा, आपको पता ही नहीं चलता। तो अब आपकी इच्छा बेटा बस सिंपल है ना। चलो अब पढ़ लें यहाँ पर, उनके सारे बच्चे बार बार हमारे पास आके पढ़ते हैं सर ये क्या है वो क्या है ना, तो चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। चलिए अब सबसे पहली बात होता है बेटा रेलिवेंट और इररेलिवेंट में। अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं सुनना जरा बहुत ध्यान से बेटा। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो मैं अगली बार से सीए फाइनल पढ़ाना शुरू कर देता हूं। अब अगर मैं सीए फाइनल पढ़ाना शुरू करता हूं तो ऑब्वियसली मैं एसएफएम का सब्जेक्ट उठाऊंगा, एएफएम या एसएफएम जो भी है। तो अब बताओ ये मेरे को डिसीजन लेना है कि मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं। आई हैव टू टेक अ डिसीजन कि वेदर आई शुड टीच और नॉट। तो जरा सोचते हैं, अगर मैं पढ़ाता हूं तो सबसे पहली बात बेटा, क्या मेरे को एक्स्ट्रा टीम रखनी पड़ेगी? क्या मुझे एक्स्ट्रा टीम रखनी पड़ेगी? यस। तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गई। हाँ भाई वो नमूनो जो भी बीसी कर रहे थे बेटा, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गई भाई, मुझे एक्स्ट्रा टीम भी रखनी पड़ेगी, 1-2 लोग और रखने पड़ेंगे जो मेरे को उस काम में पूरा सपोर्ट करे। तो अब आपको समझ में आ रहा है बेटा, तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गई। उनके लिए मुझे लैपटॉप या कंप्यूटर भी एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, मेरा डेप्रिसिएशन भी बढ़ गया। बेटा बहुत सारे खर्चे होते हैं। इट इज नॉट लाइक कि ओनली वन एंड द ओनली थिंग व्हिच इज मैटर, देयर आर वेरियस थिंग्स व्हिच मैटर्स। पहले बेटा बात समझ आई? तो आप कभी भी इसको वीसी और एफसी की टर्म्स में मत समझना। आपको हमेशा ये सोचना है कि भाई इसकी वजह से किन किन चीजों पर इंपैक्ट आएगा और किन चीजों पर इंपैक्ट नहीं आएगा, वो वीसी और एफसी हो, इट डज नॉट मैटर टू मी। पहले बात समझ में आ गई? तो मैंने रेलिवेंट कॉस्ट का पहले मीनिंग लिख देता हूं, तो इसका सिंपल भाषा में मीनिंग हो गया अ कॉस्ट व्हिच चेंजेस, एक कॉस्ट जिसमें बदलाव आएगा ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन द डिसीजन, क्योंकि हमने अपना डिसीजन चेंज करा इस वजह से बदलाव आएगा। जबकि इररेलिवेंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अ कॉस्ट व्हिच डज नॉट चेंज, बेटा जिसमें कोई बदलाव नहीं आता ड्यू टू चेंज इन डिसीजन। पहले बेटा बात समझ में आ गई? अब सर किसमें बदलाव नहीं आएगा? अब एग्जांपल अगर मैं सीए फाइनल की क्लासेस लेता हूं तो मेरा लैपटॉप सेम रहेगा, मेरा कैमरा सेम रहेगा, मेरा स्टूडियो सेम रहेगा, इट डज नॉट मैटर टू मी, कोई कॉस्ट में परिवर्तन ही नहीं है, मेरी कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, इंटरनेट पहले भी मंथली जा रहा था अब भी सेम रहेगा, तो बेटा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। देयर इज जीरो चेंज इन दीस कॉस्ट, यस और नो। तो अब पहले रेलिवेंट इररेलिवेंट समझ में आया? चलो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना,
जो मैं अब आपको बता रहा हूं। बेटा हम कैपिटल बजटिंग में क्या कर रहे हैं, हम कैपिटल बजटिंग में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। हम कैपिटल बजटिंग में बेटा डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूं तो आप मुझे बताइए रेलिवेंट कॉस्ट को क्या हम कंसीडर करेंगे फॉर डिसीजन मेकिंग? तो आंसर इज यस, क्योंकि इस कॉस्ट में बदलाव आ रहा है और जिस कॉस्ट में बदलाव आएगा बेटा उसको हम कंसीडर करेंगे। जबकि यहां पर हम इनको क्या करेंगे बेटा, इग्नोर करेंगे फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इनमें कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, देयर इज नो चेंजेस इन देम। तो जब कोई चेंज नहीं आ रहा तो दिमाग पे लगाना। पहले बात और कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मैं यहां पर आपके साथ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करता हूं। जैसे मान लो मैंने क्या करा, मान लो, और मैंने मेरे पास तो ऐसे है नहीं, चलो मान लेते हैं एक कंपनी है बेटा जिसने अपना नया ऑफिस बनाना है। अब उन्होंने देखा कि हमारे पास एक पुरानी लैंड पड़ी हुई है, पुरानी जमीन हमारे पास पड़ी है, हम उस पर ऑफिस बना लेते हैं। अब बताओ जो लैंड की कॉस्ट है, जो लैंड की कॉस्ट है वो मेरे लिए रेलिवेंट होगी या इररेलिवेंट? बताओ बच्चों, वो मेरे लिए प्योरली एंड प्योरली बेटा इररेलिवेंट हो गई। बहुत बढ़िया। क्यों इररेलिवेंट हो गई मेरे दोस्त? व्हाई इट इज इररेलिवेंट? व्हाई इट इज इररेलिवेंट? बिकॉज़ वो ऑलरेडी मेरे पास है। जब वो ऑलरेडी मेरे पास है तो बेटा मुझे उसे बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो नहीं रहा। मैं बिल्डिंग फ्यूचर में बनाऊं या ना बनाऊं, द वैल्यू ऑफ द लैंड डज नॉट चेंज फॉर मी, कॉस्ट ऑफ द लैंड। सॉरी, आई होप पहले बात समझ में आ गई। तो एक एग्जांपल आपके पास आया, लैंड ऑलरेडी परचेज्ड, हमने ऑलरेडी परचेज कर रखी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला अगला मेरे पास आता है बेटा सेकंड इज, लेट्स सपोज एक कंपनी आपके घरों पर सर्वे करने आते हैं कई बार लोग। आपके घरों पर आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं, कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, बताओ जी, ये वो पूरा डेटा लेकर आते हैं। तो ये क्या होता है, मार्केट रिसर्च, मार्केट सर्वे हमने करवाया। हमने जो ये मार्केट सर्वे करवाया ये डिसाइड करने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि इससे हमारे को फायदा मिलेगा या नहीं, या इससे हमें ये डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट बनाए या ना बनाए। तो बताओ ये कॉस्ट मेरे लिए रेलिवेंट या इररेलिवेंट? रेलिवेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। बेटा यही बच्चे हैं जिन्होंने ध्यान से सुनाई नहीं मेरी बात। अब है गधो इररेलिवेंट। आप मार्केट रिसर्च करवा लेते हो, उसके बाद ही तो फैसला लेते हो प्रोडक्ट बनाए या ना बनाए। अब मार्केट रिसर्च जिससे करवाया वो तो अपनी फीस लेके निकल लिया ना। अब आप जो मर्जी डिसीजन लो, प्रोडक्ट को बनाओ, प्रोडक्ट को ना बनाओ, जो मर्जी करो बेटा, वो पैसे तो स्वाहा। तो अब आपका फैसला कुछ भी हो, क्या वो चेंज हो सकता है? आंसर इज नो। तो इसका मतलब अगर हमारे पास मार्केट रिसर्च ऑलरेडी डन है तो बेटा इसका कुछ भी नहीं होगा। क्या पहली बात समझ आई? चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। सर मैं मान लो सीए फाइनल पढ़ाना शुरू करता हूं, ठीक है, लेट्स सपोज आई स्टार्ट विद द सीए फाइनल थिंग। मैंने सीए फाइनल पढ़ाना शुरू करा, शुरू करते ही मुझे मिल गया धप्पा ना धप्पा। मैंने कहा कैसा धप्पा? मैंने कहा सुनो, मैंने सीए फाइनल पढ़ाना शुरू करा तो बच्चों का सबसे पहले सवाल आया सर फीस। मैंने कहा यार बात तो ठीक है फीस। तो मैंने जब फीस निकाली तो हम तो कॉस्ट, हमें पता है बेटा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। अब मुझे ये बताओ जो हम कॉस्ट निकालेंगे, जो हम कॉस्ट निकालेंगे, क्या मैं उसमें स्टूडियो का, एग्जिस्टिंग स्टूडियो का रेंटल जोड़ूंगा? क्या मैं उसमें एग्जिस्टिंग स्टूडियो का प्रोपोर्शनेट रेंटल जोड़ूंगा जितना फाइनल के लिए इस्तेमाल हुआ? यस, क्योंकि हमने ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा था, हमने ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा था, हमें तो अपॉर्शनमेंट और एलोकेशन करना होता है भाई, जो भी ओवरहेड है हमें अपॉर्शन और एलोकेशन करना है। यस सर, बहुत बढ़िया। बट 2 मिनट पहले सोचो आपने मुझे क्या बोला था, क्या मेरे ऑफिस स्टूडियो के कॉस्ट में कोई चेंज आया था? क्या स्टूडियो की कॉस्ट में चेंज आया था? नो। तो सोचना यही पे बुद्धि लगती है बेटा, स्टूडियो की कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट आई हैव टू प्रोपोर्शनेटली अलाउ द एक्सपेंसेस। मुझे बेटा प्रोपोर्शनेटली खर्चे तो डालने पड़ेंगे, मुझे प्रोपोर्शनेटली खर्चे तो डालने पड़ेंगे। तो जो प्रोपोर्शनेटली खर्चे डालेंगे बेटा वो मेरे लिए इररेलेवेंट हो गए। तो अगर क्वेश्चन में हमें गिवन होगा एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, तो बेटा मेरे लिए वो क्या होगा? मेरे लिए वो इररेलेवेंट होगा, क्योंकि ये तो लॉजिक है, हमें उसकी कॉस्ट निकालने के लिए बांटना है, बट दे आर नॉट इनकर्ड पर्टिकुलरली फॉर दिस प्रोडक्ट, दे आर नॉट इनकर्ड पर्टिकुलरली फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। पहले बच्चा बात समझ आई? बेटा यश मुझे पता था ये डाउट आएगा, रिपीट कर दो मुझे, आई वाज अवेयर, क्योंकि हर बार आता है, तो अकेला नहीं है बेटा, ये हर बार आता है, मुझे पता है बेटा, ये हर बार आता है। हाँ, क्योंकि बेटा हमारा ध्यान बीच में भटक जाता है ना, सब कुछ नहीं। चलो दोबारा सुनो बेटा, मैंने एक सिंपल सी बात बताई, मेरा स्टूडियो का खर्चा मान लो 100 रुपए है, मैं अभी सिर्फ सीए इंटरमीडिएट को पढ़ाता हूं, तो 100 रुपए सारा का सारा सीए इंटरमीडिएट में जाता है। अब मैं फ्यूचर में सीए फाइनल स्टार्ट करता हूं और मैं 40% टाइम सीए फाइनल को देता हूं, तो यानी कि अब मेरे 100 रुपए 60 और 40 में बच जाएंगे। तो जब मैं सीए फाइनल की कॉस्ट निकालूंगा तो उसमें 40 रुपए जोड़ूंगा। बट बताओ मैं अभी क्या कर रहा हूं इस चैप्टर में? मैं इस चैप्टर में क्या कर रहा हूं? क्या मैं कॉस्ट निकाल रहा हूं? नो, मैं इस चैप्टर में डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं। तो डिसीजन मेकिंग के हिसाब से क्या मेरी कॉस्ट में चेंज आया? क्या मेरी कॉस्ट में जो 100 रुपए की कॉस्ट थी वो चेंज हुई? नो, वो तो 100 रुपए है, तो क्या वो मैं कंसीडर करूंगा? आंसर इज नो, वो मेरे लिए इररेलेवेंट है, तो इग्नोर होगी। वो मेरे लिए इररेलेवेंट है, इसलिए वो मेरे लिए क्या रहेगी? इग्नोर रहेगी। पहले बात समझ आई? तो इसीलिए एग्जाम में एलोकेशन अपॉर्शनमेंट ये दिया होगा तो वो क्या कहलाएगा? कैसा लग रहा है अब आपको? अब आपको थोड़ा अच्छा अच्छा सा लगना चाहिए सर, मतलब सर अब अगले क्वेश्चन में आपका बैंड बजने वाला है, अब आपको ये पॉइंट भी साथ में ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा रेलिवेंट है और कौन सा इररेलेवेंट है। अब आपको ये बात भी थोड़ी और दिमाग लगानी पड़ेगी। क्या पहले बेटा बात समझ में आई? चलिए अब आप पहले ये पीटीआर कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपके साथ अगले सवाल पर चलेंगे। बेटा मैं आपको बता रहा हूं ये पॉइंट्स ना, जो ये दो पीटीआर है, ये बेटा किसी को बता मत देना, ये बेटा किसी को बता मत देना, ऐसा भी कोई कांसेप्ट पकड़ के मारेंगे तो मैं चल रहा है, तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या पढ़ा जा रहा है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो बोलेंगे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अमन ये तो तू दुष्ट काम कर रहा है, मैं तो आपका नाम ही नहीं बताता, दुष्ट पापी। जो मेरा नाम नहीं बताएगा बेटा माता रानी पाप चढ़ाएगी उसे, जो अपने जूनियर्स को मेरा नाम नहीं बताएगा माता रानी पाप चढ़ाएगी, मैं बता रहा हूं, माता रानी पाप चढ़ाने वाली बेटा उसे। देखिए बेटा तेरे को क्वेश्चन एक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। चलिए बेटा कॉपी हो गया पहले यहां तक, जल्दी जल्दी प्लीज।
बेटा नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का होगा, रिकंसिलिएशन और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। बेटा आज रिवीजन क्लास है। और यार मैं तो लिंक बनाना भूल गया, शिट अभी यार आपने दिलाया, अरे बाप रे, अरे बाबा रे, मैं तो लिंक बनाना भूल गया यार। तो फटाफट बना देता हूं, कॉपी करके लिंक बना देता हूं। आज की क्लास का मैं लिंक ही भूल गया यार, ऐसे कैसे, दुष्कर्म, पापी दुष्ट। अरे उम्र नहीं हो गई, कल भाई साहब पढ़ाते पढ़ाते ना रात तक मेरा गला बंद हो गया था पढ़ाते पढ़ाते। आई वाज लाइक कि भाई साहब आपको बस कुछ बोल मत देना मुझे, कुछ बोल मत देना बस मुझे कुछ। बेटा मैराथन अभी बाद में आएंगे, बेटा पेपर के टाइम पे आएंगे ना, करिए बेटा जल्दी से। अबे बबलू वालों, माता रानी तुम्हें तो बेटा डबल पाप चढ़ाएगी बेटा। अबे यार ये क्या हो गया? चलिए बेटा, ये मैंने लिंक आपको बना के दे दिया। अबे गलती से लिंक ना 2 दिन बाद का बन गया, पता नहीं कैसे क्या हुआ था, बटन कहां से दब गया मेरा, मेरे को खुद नहीं समझ आया लिंक कैसे 2 दिन बाद का बन गया। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते बेटा, टाइम 7:30 बच्चा, 7:30। आज शामी 7:30 ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ सुनाओ ना हिमांशी जी। अबे हाँ करवाऊंगा ना। ओहो अब ये मैं क्या करूं, ये तो कलेश हो गया बेटा। आपको पता है बेटा मेरी तो हर थर्सडे और वेडनेसडे होती है बेटा, मेरी तो हर वेडनेसडे थर्सडे होती है, आपको पहले से पता, मेरा टाइम तो फिक्स ही है बेटा। 6:30 नहीं होगी बेटा, 6:30 नहीं है। चलो पढ़ लिया आगे ना, लाइक लगे मेरा मतलब आपस में गप्पे मारने में, कर लो सर गप्पे मार लो, क्या जीवन में क्या रखा है ना, जीवन में क्या रखा है ना। हाँ आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 2 पेज का क्वेश्चन, आइए जल्दी देखें, देखिए बेटा क्या कहता है। सर क्वेश्चन सेज a chemical company is presently paying an outside firm ₹1 per gallon to dispose of the waste material resulting from its manufacturing। बेटा मैं आपको बार-बार एक बात बोल रहा हूं, क्वेश्चंस को पढ़ लो वरना बेटा कुछ भी समझ नहीं आने वाला। क्वेश्चंस को पढ़ लो, समझ लो, ध्यान लगा लो, वरना बेटा कुछ भी समझ नहीं आने वाला, ठीक है ना। क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल बेटा भयंकर हो जाएगा। मैंने बोला था आज की क्लास और कल की क्लास बहुत ज्यादा लेवल पर चली जाएंगी, अब लेवल भयंकर होता जाएगा अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़े तो इसलिए करो, कंसंट्रेट करो, गप्पे मारने से कुछ नहीं होगा बेटा। कहता है एक कंपनी है जो अभी आउटसाइड फर्म को ₹1 पर गैलन दे रही है टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग। मतलब उसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से वेस्ट बनता है बेटा उसको डिस्पोज ऑफ कर रही है ₹1 पर गैलन के हिसाब से। एट नॉर्मल कैपेसिटी वेस्ट इज अबाउट 50,000 गैलन्स पर ईयर। पहले बात समझ आ रही है, नॉर्मल लेवल पर ये जो वेस्ट है बेटा 50,000 का क्वांटिटी है। आफ्टर स्पेंडिंग 60,000 इन रिसर्च कंपनी डिस्कवर्ड वेस्ट कुड बी सोल्ड फॉर ₹10 पर गैलन इफ इट वाज प्रोसेस्ड फर्दर। भाई अपन उसको ₹10 पर गैलन बेच सकते हैं प्रोवाइडेड उसको और थोड़ा सा उसके ऊपर एफर्ट लगा दे। Additional processing would however require an investment of 6 lakh in new equipment which would have an estimated life of 10 years with no salvage, depreciation by straight line method. Except for the cost incurred in advertising 20,000 per year, no change in the present selling and admin expenses if the new product is sold. Details of additional cost are variable ₹5 gallon or put into process, fixed excluding depreciation 30,000। आई होप पहले बेटा यहां तक का सारा मुद्दा समझ में आ गया, क्लियर है बच्चा। आगे in costing the new product, general admin overheads will be allocated to the rate of 2 per gallon. There will be no loss in processing. Assume that total waste processed in a given year will be sold in that year. Estimates indicate that 40,000 gallons of the product could be sold each year. Management, when confronted with the choice of disposing of the waste or processing it further and selling it, seeks your advice. Which alternative would you recommend? Assume firm's cost of capital 15, it pays on an average 35% tax. Present value ₹1 at 15 rate of discount for 10 years is इतना।
कैसा लग रहा है आपको? अब एक मेरा छोटा सा काम करो बेटा, मेरा छोटा सा काम करो, आप ना 2 मिनट लगाओ, 2-3 मिनट लगाओ, 3 मिनट लगाकर आपके सामने बेटा ये क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार अपने आप, रीड करो एक बार अपने आप इस क्वेश्चन को, आपके सामने क्वेश्चन है, रीड करो, जल्दी से रीड करो एक बार, 3 मिनट लगाओ, आराम से रीड करो। चलिए बेटा नेक्स्ट, जस्ट रीड इट, आई एम कमिंग इन अ मिनट, आप तब तक इसको रीड करो, जस्ट कमिंग इन अ मिनट, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, तब तक आप इसको कंप्लीट करो, रीड करो। हो गया बेटा, पढ़ लिया आप सबने? चलो अब मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को बेटा आपके लिए डिस्कस करता हूं, करें बेटा स्टार्ट? चलिए बेटा देखो, हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा ये प्रोजेक्ट कैसा होगा, तो इसके लिए मुझे सिंपल से तरीके से अपने लिए क्या तैयार करनी पड़ेगी सर? हमें तैयार करना पड़ेगा अपना स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी, वी विल प्रिपेयर अवर स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी। तो एक कॉलम यहां पर बन जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, फिर हमारे पास आ जाता है बेटा टाइम, फिर आ जाएगा हमारा अमाउंट, देन या पीवीएफ या पीवीएफ और फाइनली प्रेजेंट वैल्यू। चलिए यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा यही है, आप मुझे बताइए बेटा सबसे पहले यहां पर एक्सपेंडिचर किस चीज का हो रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट एक्सपेंडिचर जो आपके पास हो रहा है? तो सबसे पहले आपके पास, वेरी गुड बेटा, देखो यही बच्चे हैं जो दिमाग फालतू का लगा रहे हैं बेटा, यही वो बच्चे हैं जो सबसे नालायक हैं। मैंने आपको सबसे पहली बात बेसिक रूल बताया था कि दोस्तों हमें आउटफ्लो में क्या लेना होता है, बताना बेटा सबसे पहले आउटफ्लो में क्या लेना होता है? बेटा आउटफ्लो में हमें कैपिटल नेचर की आइटम लेनी है, लल्लू लाल रेलिवेंट इरेलीवेंट वालों, अबे हमें कैपिटल नेचर की आइटम लेनी है, रेलिवेंट भी लेनी है, वो तो लेनी है, इरेलीवेंट तो लेनी नहीं है, सारी रेलिवेंट लेनी है, बट पहले कैपिटल नेचर की, जो रेवेन्यू नेचर वाली है वो तो वर्किंग नोट में जाएंगे, ये सब इंटेलिजेंट हमारे साथ एक साथ ना इकट्ठे हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर कैपिटल नेचर की बात करें तो बेटा वी हैव 6 लाख का इक्विपमेंट जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, 6 लाख का इक्विपमेंट जो 10 साल के लिए है। तो बेटा अगर मैं 6 लाख के इक्विपमेंट की बात करूं तो बताइए बेटा मेरे पास क्या निकल कर आएगा? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वी हैव कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, ये हो जाएगा टाइम 0 पर 6 लाख रुपए, पीवी फैक्टर 1 6 लाख। और बताइए कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कौन सा इसमें, व्हिच इज एनी अदर आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? बताइए कोई और कैपिटल नेचर का आइटम। वेरी गुड बेटा परम, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा यश ईशा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन गधों को पकड़ पकड़ के धो डालना चाहिए बेटा, है ना, और पूछना भी चाहिए एक बार भी। अबे तुम्हें मैं क्या बोलूं, तुम सीए इंटरमीडिएट में हो ना, मतलब तुम सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो ना, जिनको ये नहीं समझ आ रहा कि बेटा व्हाट इज रेवेन्यू नेचर, व्हाट इज कैपिटल नेचर। अबे मतलब सही हो तुम, ठीक हो बेटा, और यही वो बाहर जाके दूसरी क्लास में जाके बोलेंगे अकाउंट्स इज ट्रू लव सर, ट्रू लव, यू डोंट नो ट्रू लव सर अकाउंट्स। मतलब क्या बोलूं मैं इन नालायकों को। चलिए बेटा हाँ मुझे पता है बेटा दूसरी वाली विषय, हाँ बेटा अब इसके अलावा और कुछ दिया नहीं है, तो ये हमारा बेटा 6 लाख हो गया पीवीसीओ, और जो बाकी बच्चे ना वो मनी मन खुश हो रहे हैं, शुक्र है हमने कुछ बोला नहीं, बच गए, वरना तो हम भी लपेट जाते, है ना। तो कुछ बच्चे तो मनी मन यही खुश हो रहे हैं, शुक्र है हम बोलने वाले थे बोले नहीं। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास आएगा बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अब जरा मुझे बताओ यहाँ पर बेटा कैश फ्लो सेम है हर साल या अलग अलग? हमारे पास कैश फ्लो बेटा हर साल सेम है, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी सेम है और सेल जो भी होगा वो सब सेम है। तो बेटा हम एक ही कॉलम बना लेते हैं, मल्टीपल ईयर्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पर्टिकुलर्स और यहाँ पर लिख देते हैं हमारा अमाउंट, सिंपल। सबसे पहले हमारे पास सेल ऑफ गुड्स होगा, हम तो बेटा सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में या अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में सेल ऑफ गुड्स लिखते हैं। बताइए बच्चों सेल कितने का, सेल ऑफ गुड्स कितना? सबसे पहली बात बेटा सेल होगा 40,000 का। कई बच्चे इसको 50 बोलते हैं जो बिल्कुल गलत, सर एग्जामिनर ने बाद में बता दिया कि हम 40 ही बनाएंगे, मतलब पूरा तो 50 है बट उसमें से 40 ही प्रोसेस होगा जो कि 10 रुपए का बिकेगा। तो यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो दिस वुड बी 40,000 इंटू 10, तो बोले तो 4 लाख रुपए का तो पहले ये सेल्स वैल्यू हो गया। ओके, और बताओ जी अब इसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ये सब माइनस करते हो और जो भी कॉस्ट है, तो अब बताइए एक एक करके कौन कौन सी कॉस्ट, अब आराम आराम से चलिए बताइए मुझे कौन कौन सी कॉस्ट। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग से चलूं तो यहां पर 60,000 की बेटा रिसर्च वाली कॉस्ट है। ये 60,000 की जो रिसर्च वाली कॉस्ट है बेटा, ये हमारे पास कौन सी कॉस्ट है सर? ये इररिलेवेंट है, क्योंकि यहां पर लिखा है आफ्टर स्पेंडिंग,
मतलब ये खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, तो अपन इसको करेंगे इग्नोर, बात क्लोज। उसके बाद आ गया एसेट्स जिसकी 10 साल की लाइफ है, जीरो स्क्रैप, यहां से तो डेप्रिसिएशन निकलेगा, वो बाद में देखेंगे। फिर कहता है एक्सेप्ट फॉर द कॉस्ट इनकर्ड इन एडवर्टाइजिंग, मतलब ये वाला खर्चा तो करना पड़ेगा, ये एडवर्टाइजिंग तो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी बदलाव नहीं है सेलिंग और एडमिन में। तो मतलब इसके अलावा जो सेलिंग एंड एडमिन है वो सब इररिलेवेंट हो गए। तो मेरे लिए उनमें से सिर्फ 20,000 रेलिवेंट है, क्योंकि ये खर्चा तो करना पड़ेगा। तो यानी कि एक हमारे पास एडवर्टाइजिंग का खर्चा आ गया सबसे पहले, लो जी, तो एडवर्टाइजिंग का 20,000 का एक्सपेंडिचर हमारे पास आ गया। फिर उसके आगे क्या बोला, द डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्रोसेसिंग, मतलब ये वाला एक्स्ट्रा खर्चा है मेरे दोस्त, दिस इज एडिशनल, दिस इज नॉट टोटल। तो एडिशनल की बात करें तो बेटा वेरिएबल 5 रुपए पर गैलन, तो ये मेरा एडिशनल वाला आ गया। तो यहां पर हम लिख देते हैं वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए पर गैलन, बोले तो 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया। लो जी, ये 2 लाख का। साथ साथ ये वाला जो फिक्स्ड कॉस्ट है बेटा, ये भी एडिशनल वाला है, तो अपन तो इसको भी माइनस करेंगे। ये एफसीबी हमारा कितना था बेटा, 30,000, ये भी माइनस होगा। समझ में आया पहले यहां तक का पार्ट? बोलो जी। इसके अलावा अब और क्या बोला सर, ये 2 रुपए की बात कर रहा है कि एडमिन ओवरहेड्स 2 रुपए, बेटा ये तो इग्नोर होंगे क्योंकि ये इररेलेवेंट है। उसके अलावा कोई लॉस नहीं है, इसका मतलब 40,000 का इनपुट है, 40,000 का आउटपुट है, बात खत्म। उसके अलावा बस और तो कुछ नहीं है, टैक्स का रेट है, तो अब बच गया टैक्स और बच गया डेप्रिसिएशन। अब देखो अदनान हमारा सुपर इंटेलिजेंट बच्चा जो पहले थोड़ी देर पहले कहता था, क्वेश्चन तो मैं अपने आप कर लेता हूं सर, आप आगे बढ़ो। 1 रुपए पर गैलन को डिस्पोज ऑफ करने में लगता है, तो अब मुझे बताओ, सोच के बताओ, क्या ये खर्चा करना है अब हमें? सोच के बताओ, क्या ये खर्चा इनकर होगा? सर अब ये खर्चा इनकर नहीं होगा, ये खर्चा सिर्फ 10,000 वाले पर होगा। भाई 50 में से 40 ही तो है जो हमने प्रोसेस करा। तो जरा सोचना, थोड़ा सा सोचना। पहले मैं 10,000 की बात करता हूं। 10,000 वाले यूनिट्स पर पहले भी खर्चा हो रहा था, अब भी खर्चा होगा, तो बेटा वो तो इररिलेवेंट है, साइड कर दो, दोनों बार में सेम है, डिसीजन की वजह से उस पर तो कोई फर्क नहीं है। पहले भी 10,000 यूनिट्स के कूड़े को फेंकने के लिए 1 रुपए देते थे, अब भी देंगे, तो ये तो इररिलेवेंट। अब 40 के बारे में सोचते हैं। पहले 40,000 गैलन पर 1 रुपए के हिसाब से आप 40,000 का खर्चा करते थे। पहले 40,000 गैलन पर 1 रुपए के हिसाब से 40,000 का खर्चा करते थे। तो क्या अब इस डिसीजन की वजह से वो खर्चा होगा? क्या इस डिसीजन की वजह से वो खर्चा होगा? नो। तो बेटा बताओ, अब ये आया हिडन पॉइंट, देयर इज सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट। दोस्तों अब ये तो फायदा हो गया आपका। तो 40,000 यूनिट्स पर 1 रुपए का फायदा, 40,000 का फायदा हो गया। क्या पहले बात समझ आ गई? पहले बात समझ आ गई? 40,000 यूनिट्स पर 1 रुपए के हिसाब से 40,000 का फायदा। तो दोस्तों अब सब कंप्लीट हुआ, तो ये मेरा पीबीडी निकल कर आएगा। आप बच्चे बता रहे हो 1,90,000। अब इसमें से उड़ा देते हैं डेप्रिसिएशन, 6 लाख का एसेट्स, लाइफ स्क्रैप जीरो, और 10 साल में अमोर्टाइज होना है, यानी कि 60,000 एवरी ईयर। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो बेटा मेरे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,30,000। इस पर आप टैक्स निकाल लो एट द रेट ऑफ 35%। कितना आता है दोस्तों 35% का टैक्स? 45,500। तो आप मुझे बताइए बेटा हमारे कैश फ्लो कितने आ जाएंगे? वेरी गुड, 84,500। शाबाश, यही वो नमूने जो पेपर में भी बेटा ऐसे ही कांड करके आएंगे, बढ़िया वाला। अबे ये मैं बोल रहा हूँ कैश फ्लो निकालो, तुम बेटा पैट निकालकर खुश होकर बता रहे हो सर कैश फ्लो आ गया, कैश फ्लो आ गया, कैश फ्लो आ गया। अबे लल्लू लाल, बेटा मैं सीधा कैश फ्लो पूछ रहा हूँ, ये भी पैट निकाल के खुश हो रहा है, आ गया सर, तो अपने कोई नहीं। 1,44,500। अब ये हर साल सेम रहने वाला है, और इसका कंसोलिडेटेड एन्युटी फैक्टर आपको क्वेश्चन में बता दिया गया था। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास कितना आता है? तो ये आता है 7,25,246। अब वापस स्टार्टिंग से हमने तो यही पढ़ा था, क्वेश्चन में सेल वैल्यू नहीं गिवन तो स्क्रैप के बराबर, स्क्रैप भी गिवन नहीं है तो सब जीरो है, काम खत्म बेटा, कुछ आना नहीं। ये बन गया पीवीसीआई 7,25,246। तो फाइनली वी आर एनपीवी बी माइनस ए 1,25,246। देयरफॉर एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। हम तो कहेंगे भैया इसको एक्सेप्ट कर लो, आपको फायदा मिल रहा है। बेटा छोटा सा था बट बैंड तो तेरी बजाई दी, समझ तो तुझे अभी भी बहुत कमाया। छोटा सा था बट कॉन्सेप्ट ने तेरी कह कर ले ली है ना, कि भाई साहब मैं तो तुम्हारी बैंड बजा के मानूंगा। चलिए कॉपी करिए फटाफट से, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू। हाँ जी बेटा, डिस्पोज करने से बढ़िया आपको ये करना चाहिए, है ना। बेटा मैं आपको ना आज एक वार्निंग दे रहा हूँ सब बच्चों को। जी हाँ, मेरे शब्द ध्यान से सुन लेना। इट्स अ वार्निंग टू एवरीवन। आज तक जितना पढ़ाया है इस क्लास तक, क्लास नंबर 6 तक, कल बेटा सारा रिवाइज करके आना टिल क्लास 6 तक, वरना कल तुम्हारे बेटा होश उड़ जाएंगे, है ना। कल फिर वो वेलकम सीन, वेलकम मूवी का गाना चलेगा, होश उड़ा देता है ये मेरा नूर तफर्रुट तेरा जो भी था वो, है ना। तो बेटा वही वाला डायलॉग पीछे से सुनाई देगा अगर आप रिवाइज नहीं करके आए तो। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बेटा, आपने रिवाइज करके आना है टिल क्लास नंबर 6 तक, वरना कल तो बेटा वही वाला गाना बजेगा पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक में। हो गया बेटा, कॉपी हो गया यहाँ तक? बेटा पर मुझे नहीं पता तू कौन सी भाषा में क्या बोल रहा है, मुझे नहीं समझ आया तू क्या बोलने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले खुद ही तू बोल रहा था रेलिवेंट लेंगे रेलिवेंट लेंगे, अब पता नहीं कौन सी एडिशनल एडिशनल क्या बोलने लगा भाई तू, धन तू क्या बोल रहा है, मुझे ना समझ आ रहा है तू क्या बोलना चाहता है। बेटा उदयन, मैंने अभी आपको ये समझाया था, बेटा मैंने अभी आपको समझाया था सीए फाइनल की कॉस्ट निकालने के लिए जोड़ेंगे बट डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं, तो वही तो बात है बेटा, वही तो पॉइंट है। सेम करिए बेटा कॉपी। हाँ जी बेटा अंशिका। बेटा पहले 40,000 वाला जो यूनिट था उसको डिस्पोज करते थे 1 रुपए के हिसाब से, यानी कि 40,000 रुपए देते थे कूड़े वाले भैया को, 40,000 यूनिट और 1 रुपए, 40,000 देते थे कि जाओ भैया ले जाओ जी लो अपनी जिंदगी। बट अब हमें वो 40,000 नहीं देने क्योंकि हम उसको अपने प्रोसेस कर लेंगे, तो 40,000 की सेविंग हो गई।
बेटा देवांश उसको लेना ही नहीं था बेटा, क्योंकि वो इररिलेवेंट कॉस्ट है बच्चा, क्योंकि आपको क्वेश्चन ने बोला था उसके अलावा 20,000 रुपए के अलावा और कोई खर्चा नहीं होना, तो जब और कोई खर्चा नहीं होना तो बेटा इररिलेवेंट हो गया ना वो। बेटा पूरा क्वेश्चन ही पूछ लो ना, जान मांग लो बेटा, तुम क्वेश्चन क्यों पूछते हो, तुम जान ही मांग लो। अबे नलायक, कितनी देर से क्या कर रहे थे तुम, सो रहे थे क्या सारे नलायक। बेटा क्वेश्चन ने बोला था वो 60,000 रुपए का खर्चा ऑलरेडी इंकर्ड हो चुका है आफ्टर आफ्टर द रिसर्च वाज डन, तो आफ्टर स्पेंडिंग, तो यानी कि वो खर्चा बेटा हो चुका है, तो जो खर्चा हो चुका है तो वो मेरे लिए इररिलेवेंट हो गया दोस्तों, ठीक है। चलो अब मेरी बात, लास्ट बात बेटा ध्यान से सुनो, लास्ट बात ध्यान से सुनो दोस्तों, आप सब जा सकते हैं, कोई मना नहीं है, पहले पूरी बात सुन लो। बेटा पहली बात ये है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कल इस क्लास तक आपको रिवाइज करके आना है, अगर रिवाइज नहीं करा तो यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, आई एम टेलिंग यू अपफ्रंट, क्योंकि कल बहुत सारी नए नए पॉइंट्स आपके पास आएंगे, उन नए पॉइंट्स में आप फंसते चले जाओगे, क्योंकि आपको पिछले वाला भी याद नहीं आ रहा होगा, नया वाला भी नहीं आ रहा होगा, तो आप ना कॉम्प्लिकेट कर जाओगे। कल बेटा क्वेश्चन का एक अलग रूप आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, टिल लेक्चर नंबर 6 आपको रिवाइज करके आना है। दूसरी बात, आज आपका सिर्फ यही होमवर्क है, आज शाम को 7:30 बेटा ये क्लास है, एनरोल कर लो इसे, एनरोल कर लो और 7:30 बजे आ जाना, इसमें आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, अब हम आपसे मिलेंगे कल। जिन बच्चों के डाउट आ रहे हैं बेटा उनको मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, बेटा इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, आपके सारे डाउट्स के जवाब आपको दे रखे हैं, सारे डाउट्स के जवाब आप जो दोबारा दोबारा 3-3 बार पूछ रहे हैं, सबके जवाब आपको दे रखे हैं। 10,000 रुपए वाला पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, दोनों जगह सेम है, तो कंसीडर नहीं करेंगे, इररिलेवेंट है। सेविंग पहले 40,000 का खर्चा हो रहा था, अब यहाँ पर नहीं होगा, तो इसलिए रिलेवेंट है। मैंने आपको बार बार बोल दिया, एक बार और देख लेना और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी के लिए चलते हैं, विल सी यू टुमारो, और बाकी आज हम इस रिवीजन सेशन में आपके साथ मिलेंगे। चलिए बाय 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 बाय।